भारतीय कशीदगी के दरमियान इस हमले ने सिक्योरिटी खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। लगातार पेदर पे हमलों का सिलसिला इस वक्त जारी है और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ा फैसला ये कि रेलवे सर्विस को फिलहाल बंद कर दिया गया। और एक बड़ी खबर आ रही है और ईरान से ही बड़ी खबर है कि अहम तेल बरामदाती मरकज खारक जजीरा को भी निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर कि खारक जजीरा पर भी धमाके किए गए हैं, तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया है। जजीरे से धुआं देखा जा रहा है और दावा किया गया कि ये हमले अमेरिका और इजराइल की जानिब से किए गए हैं। और खारक जजीरा ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल बरामदात संभालता है, जिसके बायस यहाँ किसी भी हमले के लिए आलमी तेल मार्केट पर इसके गहरे असरात मरतब हो सकते हैं। ईरानी हुकाम ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि इसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि जानी नुकसान की भी इतलात सामने आ रही है। इधर अमेरिका और इजराइल की जानिब से इस कार्रवाई पर अगर कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये हमले किए गए हैं। और कुल मिलाकर लगातार हमले पेदर पे हमलों का सिलसिला जारी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ से ईरान भी जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक है या जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस हैं उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, वहां पर जो यूएस के एयर बेस है उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो लगातार कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है और आइंदा के चंद घंटे मजीद अहम है, ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि वो आज रात 8 बजे अगर ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हुआ, जो पहली उन्होंने मुज़ाकरात की तरदीद की है, जंगबंदी की तरदीद की है, उनके मुताबिक उनके शराइत नहीं माने गए, तो ट्रंप की डेडलाइन वो ख़त्म होती जा रही है और 8 बजे का वक्त उन्होंने दिया है कि जब वो हमला करेगा। तो इसके पेश नज़र इस वक्त तमाम नज़रें मशरिक़ वस्ता पर है, ईरान पर है, अमेरिका पर है, इजराइल पर है। इसी को ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आज की इस खास डिबेट में हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर जी रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल दीपक कुमार साहब हमारे साथ रहेंगे, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट है। और इकबाल ममदानी साहब फाइन एक्सपर्ट के तौर पर इस डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में कर्नल दीपक कुमार जी आपके साथ ही करूँगा। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो अब खबरें भी आ रही है कि इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी रात 8 बजे तक, अब वो भी करीब आ रही है, चंद घंटे बाकी है। तो इस पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं और आइंदा के जो चंद घंटे हैं वो कितने अहम हैं, कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर मशरिक़ वस्ता के लिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था ये कि हर एक पावर प्लांट को, हर एक ब्रिज को जो है बर्बाद कर देंगे और उसको ईरान को एक जो है वो स्टोन में ले जाएंगे बॉम्बिंग करके। तो इसमें कोई दो राय नहीं। दीपक कुमार साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, माजरत चाहूँगा, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आई, ऑडियो आपका क्लियर नहीं आ रहा है। जब तक स्टेटमेंट आपका ऑडियो क्लियर होता है मैं विजय सागर जी आपके पास जाऊँगा। किस तरह देखते हैं आप इस ताज़ा तरीन सूरत हाल को, जो अपडेट्स इस वक्त मिल रहे हैं? लगातार हमले अब शुरू हो गए हैं, ईरान में रेल सर्विस को मुतअद्दिद शहरों में बंद कर दिया गया है। तो आइंदा के जो चंद घंटे हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर मिडल ईस्ट के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए या ईरान के लिए? देखिए, जो इस वक्त की हालात है, जो ट्रंप ने जो डेडलाइंस दे रखी हैं, और 90% हमारा ये मानना है ये डेडलाइन और आगे एक्सटेंड की जाएगी। अच्छा। क्योंकि इस वक्त उनका मकसद ये है किसी भी तरीके से ईरान को डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर लाया जाए और वहां से शर्तों पे बात है। परंतु शर्तें इतनी कॉम्प्लेक्स है दोनों तरफ से कि मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत नरमी उसमें नजर आ रही है, परंतु यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर है, ट्रंप साहब जो धमकी दे रहे हैं वो रियल है। उनके पास वो कुव्वत है, उनके पास कम से कम 50,000 जो सैनिक हैं वो ऑलरेडी वहां स्टेशन थे। उसके अलावा 12,000 स्पेशल फोर्सेस यहाँ इक्विवेलेंट सैनिक भी वहां पे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने वाला है और वो जो हमला बोल रहे हैं ईरान को बर्बाद कर सकते हैं वो रियल है। अनफॉर्चुनेटली ईरान की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि वहां पे उनकी जो लीडरशिप है वो तबाह हो चुकी है टोटली।
मुस्तफा खुमैनी की जो बात की जा रही है, कहाँ पे है वो? क्यों वो मुज़ैक वाली जो अपनी लीडरशिप 31 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने बांटे हुए हैं, उसके हिसाब से आईआरजीसी चल रहे हैं, और वो जनरली इस वक्त कर्नल लेवल की लीडरशिप है, हायर लेवल पे डिसीजन लेने वाले कोई नहीं है। उन्होंने भी डिक्लेयर कर रखा है कि वी आर दी वंस हु आर कंट्रोलिंग द कंट्री। पेजेश्कियां, अरागची वगैरह जो थोड़े मॉडरेट लीडर हैं, इलेक्टेड लीडर हैं, उनको थोड़ा साइडलाइन किया हुआ है। इसलिए वहां पे जो राइटेस्ट एटीट्यूड उनका बहुत ज्यादा है। उसी तरफ से ट्रंप का भी थोड़ा सा, इफ आई मे यूज द वर्ड, सन की एटीट्यूड है, वो भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो बातचीत का आने का तरीका है वो बहुत कम नजर आ रहा है, जी और ट्रंप पक्का जाएंगे। दूसरा जो बताया जा रहा था कि ट्रंप के ऊपर मजबूरी है नवंबर इलेक्शन की, जो हालात हैं अमेरिका के अंदर वगैरह वगैरह। देखिए, ऑल सेड एंड डन, एक बात याद रखिएगा, जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होता, जी वो अमेरिका को नहीं चाहेगा कि वो रोके। और जो इजरायली जूइश लॉबी जो विद इन अमेरिका है, चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, वो कभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप को कभी भी नहीं रुकने देंगे, और वो जब तक इजराइल का मकसद पूरा ना हो जाए। तो इस किस्म के जो तीन मेजर प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जब तक सबका मकसद पूरा नहीं होता, या सबको कोई ऑफ रैंप नहीं मिलता, कोई वे आउट नहीं मिलता, वो हार मानने को तैयार नहीं है। और इसका असली मकसद ये होगा, जी इन तीन जो लोगों की जो सच के ऊपर जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, जो निर्दोष लोग हैं, जैसे आज आपने देखा ईरान के अंदर उन्होंने, पेजेश्कियां ने बोला कि जितने भी इंपॉर्टेंट से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वगैरह हैं, वहां पे ह्यूमन चेन बनाई जाए। बिल्कुल अब जब वहां हमला होगा तो वो निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी, और वो बोलेंगे कि इन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली क्या होगा, दैट इज इमेटीरियल थिंग, पर जो निर्दोष लोग होंगे उनकी जानें जाएंगी। अब हमले हो रहे हैं रेलवेज के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, बिल्कुल पावर प्लांट्स के ऊपर, किसका नुकसान हो रहा है? नुकसान बेसिकली इज द जनरल पब्लिक। तो इसलिए ये जो युद्ध का जो इस वक्त खाका नजर आ रहा है, वो मानवता के लिए बहुत भयंकर है। पूरे दुनिया के लिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा एशिया एंड यूरोप को। अमेरिका को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने अपना ऑयल भी बचा के रखा है, वेनेजुएला का भी ऑयल उनके पास है। तो यहाँ पे जो भी खामियाजा होगा, दैट इज एशियंस, यूरोपियंस एंड मिडिल ईस्ट बेसिकली। ठीक है। इकबाल ममदानी साहब, आपके पास में आऊँगा। आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी है कि रात 8 बजे तक यहाँ के वक्त के मुताबिक अगर ईरान मुज़ाकरात या जंगबंदी के लिए तैयार नहीं हुआ, अपना हार्मज़ को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अगर नहीं खोला गया, तो वो कार्रवाई करेगा, पुलू को तबाह करेगा। क्या वाकई में इस तरीके की कार्रवाई आज ट्रंप करेगा, या जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि हो सकता है कि ये डेडलाइन मजीद एक्सटेंड हो? शुक्रिया, और हमारे सभी पैनलिस्ट जो सीनियर बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ट्रंप जो है वो थोड़ी सी सहूलियत दे सकते, मुझे भी उम्मीद है, लेकिन ट्रंप एक ऐसे संकी है कि उनका कोई भरोसा किया नहीं जा सकता कि वो कब क्या करे। देखिए, वैसे जैसे डेडलाइन तो है वो 6 तारीख तक की थी, उसके बाद में उसने कहा मंगल तक जो है वो इंतजार किया जाएगा रात 8 बजे तक। लेकिन अभी भी खार गाइडलाइन से लेके कई जगह पर लगातार हमले जो है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से जारी है। और लगातार अब जो इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर अमेरिका में, ट्रंप चाहते हैं किसी तरीके से फेस सेविंग मिले, लोगों को ये बताया जा सके कि वो जो है किस तरीके से कामयाब हुए, अमेरिकन लोगों के लिए क्या फायदा कराने में। लेकिन वो अब तक एग्जिट प्लान कहीं ट्रंप को नजर आ नहीं रहा है। देखिए, हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 48 घंटे पहले की बात करें, जिस तरीके से पायलट सर्च को लेकर के एक ऑपरेशन किया गया था, उस पायलट को सर्च के अंदर ये बताया गया था कि हमने तकरीबन 155 जहाज जो है वो भेजे थे एक पायलट को बचाने के लिए। लेकिन सच्चाई जो दुनिया के एक्सपर्ट्स है ये मान रहे हैं कि सिर्फ पायलट को बचाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं थी। ब्रिगेडियर साहब बहुत बढ़िया रिश्ते जानते होंगे इस चीज को। उनका कहना है कि वहां जो यूरेनियम था उसे वो खोजने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो मिल जाता तो उन्हें एक सेफ रास्ता मिलता कि अब यूरेनियम हमारे को मिल चुका है, अब इस जंग को हम बंद कर रहे हैं। लेकिन वो उनके पास मिला नहीं। ईरान का दावा जो है उसके अंदर बिल्कुल अलग है। ईरान का कहना है कि उसने तकरीबन 11 ऐसे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जो है वो मार गिराए, उससे सैनिक भी मार गिराए। हालांकि अमेरिका इस बात को इनकार कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि वो अपने पायलट को वहां से सेफली निकाल के लेके गए, लेकिन जो मलबा, जो वीडियो ईरान जारी कर रहा है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर बता रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर इसके अंदर जिस तरीके से ये जंग शुरू की गई, अब तकरीबन 40 दिन हो जाएंगे, 40 दिन के अंदर जंग क्यों शुरू की गई, जंग का मकसद क्या था, जंग खत्म किन कारणों से की जाएगी, न वो शुरुआत में पता था, न अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है।
यही एक कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट आ रहे हैं, यानी कि जो एक्स पर चीजें लिखी जा रही है गाली गलौज वाली, तो गाली गलौज आदमी तब करता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और इस पूरे मामले के अंदर देखिए, जिस तरीके से आज एक ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल आया है, उसने साफ तौर पर ये कहा है कि अमेरिकन पेट्रो डॉलर जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है और युआन जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ये लड़ाई शुरू हुई थी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब तक खुलवा नहीं पाए वो, बल्कि ईरान ने क्या किया है कि लरक से नया कारोबार शुरू कर दिया है। जो उसके दोस्त ममालिक है या जिससे वो पैसे ले रहा है, उनको सभी से लर्क रूप से वो जाने की ये परमिशन दे रहा है, जिससे वो मिलियंस ऑफ युआन जो है वो डॉलर के बदले कमा रहा है। अब इसके अंदर हो ऐसा रहा है कि पेट्रोल डॉलर यहाँ गिरता जा रहा है, जंगों के अंदर खरबों डॉलर लगते जा रहे हैं, नए पैसे होने चाहिए। तो नए पैसों के लिए उन्हें ये तो बताना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि आखिरकार ये पैसे क्यों चाहिए, क्या वजह है। तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार मार खाते जा रहे हैं। अब अमेरिका के ही कई सेनेटर्स अब ये कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तंकी किस्म के आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से आज जो उन्होंने धमकी दी है कि ये अगर 8 बजे तक समझौता नहीं हुआ तो उसको लेकर के वो बड़े हमले कर सकते हैं। तो बड़े हमले का मतलब है कि अगर ईरान को उनको पूरा तबाह करना है तो तकरीबन 35 से 40 एटम बॉम्ब मारने पड़ेंगे। अगर वो एटम बॉम्ब मारते हैं तो चाइना और रशिया, जिस तरीके से उन्होंने मध्यस्थता की है और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की चीजें होगी तो वो मामला बिगड़ेगा। ठीक है। देखिए, ये अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो जबरदस्ती लोगों पर तानाशाह बन करके हुकूमत कर रहा है। तो क्या अमेरिका की ताकत नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया को बोलने की है कि आप भी दादागिरी कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनको पता है वो पावरफुल लोग हैं। लेकिन ईरान के ऑयल पर कब्जा करना है, वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जा करना है। और आपका अगर कुछ दिन पहले का ही हम डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखे, जिन्होंने उसमें कहा था कि जब मैं अमेरिका से फारिग हो जाऊंगा तो वेनेजुएला में जाकर के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूंगा ताकि मैं ऑयल और इन सारी चीजों पर कब्जा करके अपने हिसाब से बेच सकूं। तो इस तरह के तंकी किस्म के वो आदमी है, उन्हें अब कुछ पता नहीं होता है कि वो घंटे 2 घंटे के बाद उन्होंने अपना ही स्टेटमेंट क्या दिया था उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उसके बाद एक नई नई चीजें लाते। तो ये कहना अब बहुत जल्दबाजी होगी कि जो अपना जो उन्होंने बयान दिया उस पर कायम रहते हैं या नहीं। ठीक है, ममतानी साहब मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। दीपक कुमार साहब आपके पास में आऊँगा, चूँकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या होगी, और क्या ईरान अमेरिकी हमलों का दिफा कर सकता है? देखिए, बड़े साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक पावर डिफरेंशियल है मिलिट्री पावर में ईरान और अमेरिका के बीच। इसमें किसी को दो राय नहीं हो सकती है। अमेरिका एक बहुत ही एडवांस्ड मिलिट्री है उनके पास, लेकिन जो मैं कहूँगा कि एक इस युद्ध से एक जो चीज़ सामने निकल कर ये आई है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है सिर्फ वही काफ़ी नहीं है किसी युद्ध को लड़ने के लिए। एक जो ह्यूमन विल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और ह्यूमन विल जो है वो ईरान ने काफ़ी दिखाई है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये ह्यूमन विल अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी के सामने, बहुत बड़ी मिलिट्री के सामने, और उनके जो रिसोर्सेज हैं जो अमेरिका के पास हैं वो ईरान से बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये ईरान एक सुसाइडल पाथ पे जा रहा है, अपना ही नुकसान, दरअसल अपने लोगों का नुकसान कर रहा है, और साथ में साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको तो नुकसान हो ही रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि तेल के दाम जो है 110-115 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर चले गए हैं। तो उनका तो नुकसान तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसमें एक जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स है उसको भी देखना पड़ेगा जी। शायद ये जो जंग बंदी हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया और यूएई भी नहीं चाहते हैं कि ये जंग बंदी हो, और वो तो यहाँ तक चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी फौजें वहां पर जो जमीनी तौर पर भी ऑपरेशन करें, जमीन पर ऑपरेशन करें, क्योंकि ईरान जो है पूरे रीजन के लिए एक तरीके से थ्रेट बना हुआ था, क्योंकि जो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था खास करके, और उनका जो मिसाइल प्रोग्राम था वो पूरे रीजन को, मिडिल ईस्ट को जो है थ्रेटन कर रहा था। तो सऊदी अरेबिया और यूएई चाहते हैं कि अभी ईरान को और कमज़ोर किया जाए, ताकि कम से कम वो अगले 15-20 साल तक जो है इस रीजन को थ्रेटन ना कर सके। और तो मुझे लगता है कि अभी ये काफ़ी थोड़ा सा और चलेगा गहमा गहमी, और जैसा कि आप देख रहे हैं इजराइल भी
यही चाहता है कि ईरान को पूरी तरीके से जो है कमजोर कर दिया जाए, जो जी। कि क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में भी एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है शुरू से, क्योंकि ईरान इसराइल के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता रहा है और वो कहता रहा है कि उनको एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है। तो उनके लिए एक ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। तो इसराइल भी जो है इसको चाहता है कि ये जंग बंदी अभी ना हो जब तक कि ईरान का और ज्यादा नुकसान ना हो जाए, वो और ज्यादा कमजोर ना हो जाए। लेकिन मैं अल्टीमेटली एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से अगर हम देखें तो इसमें नुकसान जो है आम लोगों का ही होगा, बिल्कुल। ईरान के आम लोगों का ही होगा। इसराइल में, हालांकि इसराइल में भी नुकसान होगा, लेकिन इसराइल में नुकसान काफी कम होगा, क्योंकि उनके पास जो उनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं और उनका जो वार्निंग सिस्टम्स हैं और उनके एक बंकर्स बने हुए हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं काफी समय से। और अगर हम देखें कि ईरान से जो भी मिसाइल इसराइल की तरफ जाती है उसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं और उनको 10 से 12 मिनट का वार्निंग टाइम मिल जाता है। वो जी। वार्निंग टाइम काफी होता है उन लोगों को जो है उन तहखानों में जो है सुरक्षित महफूज होने के लिए। लेकिन इसमें कुल मिलाकर ये कहें कि ईरान का ज्यादा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, विजय सागर जी आपके पास मैं चलूँगा। अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या होगी? जिस तरह से आपने ह्यूमन चैन की भी बात की कि ईरान ने ह्यूमन चैन तैयार की है, जो उसके खासकर पेट्रोकेमिकल्स है उनके इर्द गिर्द एक ह्यूमन चैन बनाई जाएगी, तो उससे फिर कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने बड़े क्राइसिस पैदा होंगे जब इस तरह की जवाबी कार्रवाई, और क्या जो ईरान अमेरिका की तरफ से हमले किए जाएंगे क्या उनका दिफा ईरान के पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है? देखिए, ईरान के पास इस वक्त जो रिटेलिएशन तो हुआ 100% होगी, परंतु अभी जो रिटेलिएशन होगी वो तो गल्फ कंट्रीज के ऊपर, उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स पे होगी, उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगी, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगी। मींस के वो जो डिस्ट्रक्शन इस ऐसी किस्म की है जिसको भरपाई करने के लिए दशकों लगेंगे, इसलिए वो एक किस्म का बहुत ही खतरनाक बात है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी तक शायद किसी ने ठीक करके उसको तवज्जो नहीं दी है, वो ये है कि ईरान के पास केमिकल वॉरफेयर की काबिलियत भी है। अगर उन्होंने वो केमिकल वॉरफेयर जो कि बैंड है एज पर द जिनेवा कन्वेंशन, अगर वो यूज किया अगेंस्ट द गल्फ कंट्रीज, तो दिस विल बी अ टोटल डिजास्टर। और उसके बाद उसके ऊपर उसकी रिटेलिएशन भी होगी। तो ये एक किस्म की एस्केलेशन लैडर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और जो अल्टीमेटली इसमें जो इट विल बी टोटल डेंजर टू दी होल ह्यूमैनिटी। और हो सकता है कि ये जो वॉर है ये खाली वेस्ट एशिया से निकल के बाहर भी फैल सकती है, क्योंकि अभी तक चाइना चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको उसका फायदा हो रहा है। उसके युआन की करेंसी की कीमत बढ़ती चली जा रही है और डॉलर की डिप्रिसिएशन हो रही है, तो इसलिए वो चाहेगा कि चुपचाप देख रहा है। मगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां उसको लगता है कि उसकी भी जो एग्जिस्टेंस है वो भी किसी थ्रेटन हो रही है, तो वो खुल के आ जाएगा। हालांकि गुप्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीपैक से ईरान ने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बाई लैंड रूट ईरान को सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट किए हैं, पर उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसी थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं। तो इस किस्म की अगर जब एस्केलेशन होती है तो इन एनी केस उसका एक ही शब्द है, वो ये है ओवरऑल डिस्ट्रक्शन, ओवरऑल डिजास्टर एंड नथिंग एल्स। जी ठीक है, इकबाल ममदानी साहब, चूंकि हम देख रहे हैं कि इस जंग को अब 40 रोज़ हो गए हैं, लगातार शिद्दत देखी जा रही है, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है या आलमी ताकतें हैं वो मुकम्मल तौर पर इस जंग को रोकने में नाकाम हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने कहा डिसैलिनेशन प्लांट और केमिकल वेसल्स का, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इस तरह का हमला करेगा। उसकी वजह है कि ईरान अभी तक जो जंग लड़ रहा है, देखिए वो ये बता रहा है कि वो इस्लामिक तौर पर लड़ रहा है। तो डिसैलिनेशन प्लांट को लेकर के एक तरीके से शरीयत मना करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह के कोई कदम उठाएंगे। और आयतुल्लाह ख़मेनी अली खमानी से उनका ये फतवा था कि वो इस तरह के वेपन्स को ना बनाना पसंद करते हैं ना इस्तेमाल करना, तो मुझे उसके चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए दुनिया के अंदर, तो देखिए कल ईरान का एक बयान आया था, हमने शायद उसको गौर से नहीं देखा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर देगा, तब उसने कहा था कि हमारी अब जो मिसाइल है वो वाशिंगटन तक पहुंच सकती है। उसकी वजह यह है कि जो खबरें आ रही है अलग अलग अमेरिकन एजेंसीज के अलावा दुनिया के अंदर, वो ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपने जो आईसीबीएम मिसाइल्स है
जिसको हौसम 18 कहा जाता है, वो तकरीबन 500 मिसाइल जो है वो ईरान में पहुंचाई है। मुझे ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन ये खबरें मार्केट में चल रही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके का कल बयान था, अगर वो वाकई में ये मिसाइल पहुंची है तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा है, क्योंकि आईसीबीएम की जो उसका रेंज है वो तकरीबन 15 से 18,000 किलोमीटर है। दूसरी बड़ी बात है ये, अगर मैं अमेरिका को न भी देखूं तो ये बात तो कंफर्म है कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बड़े लेवल से, जी। और जो अरब कंट्री, जो जीसीसी कंट्रीज है, उसे इसका नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपने देखा जो हंडाला ग्रुप है, वहाँ जो हैकर्स का ग्रुप है, पिछले दिनों जिस तरीके से उसने उनकी जो सबसे खुफिया एजेंसी है आरआर, उसकी जो सारी डिटेल्स निकाली थी और जो आम की थी, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गूगल मैप के पास चीजें नहीं है, वो उनके पास सारे सटीक प्लान, उनके पास पूरी चीजें मौजूद है। तो ये साफ होगा कि अगर ये जंग अमेरिका की तरफ से बढ़ती है तो ईरान की तरफ से भी मिडल ईस्ट की, खास करके जीसीसी जो कंट्रीज है, उस पर ये हमला हो सकता है। तबाकुन होगा। देखना यह है कि बात से कब होती है। ठीक है विजय सागर जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल जो हैं वो ईरान पहुंची हैं, क्योंकि आईसीबीएम कोई छोटी कोई एक गन या मिसाइल नहीं है कि उसको आप ट्रक में डाल के छोड़ देंगे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, इस वक्त दो ही मैंने रूट्स हैं, कहा एक लैंड रूट हो सकता है, एक सी रूट हो सकता है। जी जी। लैंड रूट जो है खबरें चल रही उसका है, कोई मतलब नहीं है, लैंड रूट कहीं नहीं आता है। जहां तक सी रूट का मतलब है वो सारा का सारा ब्लॉकेडेड है। अगर ईरान के पास कोई काबिलियत है तो वो है उसका स्पेस प्रोग्राम, और स्पेस प्रोग्राम में उसके पास कोई मिसाइल नहीं है, केवल रॉकेट्स हैं। तो वो रॉकेट दाग सकता है एट अ लॉन्गर रेंज, अमेरिका तक पहुंचेगा तो वो उसमें अभी भी मुझे डाउट है। तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे है नहीं। बाकी जो दूसरी बात इन्होंने कही कि शरिया की बात कही या इस्लामिक फतवे की बात कही, मेरे ख्याल में इस वक्त वो वाला जो सिनेरियो ईरान के अंदर नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटेड किसी तरीके से कोई उनको बताया जाए भाई ये करना है और ये नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन है नहीं। और इस वक्त सिचुएशन जो उनके पास है वो यो है अपनी स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके पास एक ब्रह्मास्त्र आ गया है जो 27 फरवरी को नहीं था, आज है। तो उसमें अगर वो सही तरीके से काम करें, एक इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचें, तो उनको उसको अपना एक मोहरा बना करके अपने डिप्लोमेटिक टेबल पे बैठना चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए आप हमें चाहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए, हम नहीं बनाएंगे, बट अलाउ अस द सिविलियन यूज द वे वी वांटेड मिसाइल्स, अलाउ अस द डिफेंस पर्पसेस। हम हूती को नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह को नहीं करेंगे, सारी की सारी सैंक्शन हटाइए, हमें वर्ल्ड ट्रेड में इंटीग्रेट करिए और हमें वो गारंटी दीजिए कि ये हमला दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल टोटली 100% प्रोटेक्शन की गारंटी दीजिए। अगर इस किस्म की वो कोई चीज लेके जाते हैं जो विद स्टेट ऑफ हॉर्मोज उनके हाथ में एज अ ब्रह्मास्त्र, तो अमेरिका के पास कोई चारा नहीं होगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। और बाकी ये देखिए, जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज का सवाल है, ये बंद नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज निकल खुली है, परंतु खुली सिर्फ उनके लिए है जो ईरान के दोस्त हैं, ना कि अमेरिका के जो दोस्त हैं उनके लिए बंद है। इसलिए आधी दुनिया का जो फेवर है, जो एक किस्म का ओपिनियन है, वो उन्होंने अपनी तरफ ऑलरेडी खींच लिया है। तो इसलिए ये उनके हाथ में एक क्या कहते हैं उसको, हुक्म का इक्का है, जिसका वो पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। आगे फर्दर बर्बादी की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे उनका एग्जाम्पल अगर देखें तो यूक्रेन का, कि खामखा अमेरिका की या यूयू की शह पे आके जेलेंस्की ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्या ईरान वहां जाना चाहता है? तो ये चीजें मैं चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर वेपन्स या मोर इसको एस्केलेशन करने के बजाय, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अपने हाथ में रखे और अमेरिका को बोले अभी आ जाइए टेबल पे, लेट्स डिस्कस, आप हमें क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है दीपक कुमार जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, इकबाल ममदानी साहब आपके पास में चलूँगा, आखिरी कुछ मिनट हमारे पास है। अगर ये फिर से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से अगर आज हमला हुआ जो ट्रंप ने कहा था, तो क्या ये माना जाए कि ये जंग फिर वर्ल्ड वार 3 में दाखिल हो सकती है और मज़ीद इसमें फिर वक्त लग सकता है, एक किस्म का बहरान फिर पूरी दुनिया में पैदा हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की आज प्रोजेक्ट को लेकर के जो बात की गई है, उसको ईरान ने अभी साफ कर दिया है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो बंद, रिसर्च के काम बंद नहीं होगा, वो चालू रहेगा। यानी कि ये साफ दर्शा रहा है उन सारी चीजों को लेकर के वो एटॉमिक पावर बनने की कोशिश जल्द करेंगे और उसमें वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। रही थर्ड वर्ल्ड वॉर की बार, मुझे नहीं लगता है कि ये वहां जाएगी इस दिशा के अंदर।
क्योंकि हालात अभी हाथ से नहीं निकले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो अपने दोस्तों के लिए खुला है, मैंने भी शुरुआत में यही चीजें कही थी। अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं कि एक तो अमेरिका अगर मिडल ईस्ट से बाहर निकलता है जिस तरीके से ईरान ने शर्तें रखी है तो उसके लिए खतरा है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खाली नहीं करवा सकता है तो एक तरीके से उसकी हार है। तो इन सारी चीजों को लेकर के अभी कुछ घंटे में ये साफ होगा कि मध्यस्थता के अंदर जिस तरीके से अभी पाकिस्तान, इजिप्ट, मिस्र और तुर्की जिस तरीके से मध्यस्थता लगातार करके इस जंग को टाइम खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईरान का कहना है कि परमानेंट जंग बंदी चाहिए, उन्हें गारंटी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के कि आइंदा जो है इस तरह की जंगें नहीं होगी। क्योंकि ईरान अब ये समझने लगा है कि अगर जितना वक्त वो इजराइल और अमेरिका को देता है उतना उसके लिए खतरा बनता है, तो वो ये चाह रहा है कि जंग एक तरफ चालू रहे और इसी दौरान ऐसी कोई गारंटी उसे मिल जाए। और दुनिया नहीं चाहेंगी कोई भी, जितने पहले 2000 की हम बात करें, आज से 25-26 साल पहले तो दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन अब ये बदल चुका है। रशिया हो, चाइना हो, ऐसे एक बड़े बड़े जो पावर्स है वो दुनिया के अंदर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि कुछ लोगों के लिए रास्ता खुला है, यानी कि दुनिया को अब ईरान ने एक तरीके से चालाकी से दो हिस्सों में बांट दिया है कि जो लोग कभी अमेरिका के साथ खड़े हुआ करते थे वो आज अपने मुल्क का भला देखते हुए अपने ऑयल टैंकर्स वहां रिश्ते बना रहे हैं, तो वो भी ये चाहेंगे उनको खत्म हो। लेकिन अब इसे हुए डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट प्लान क्या करते हैं या उनके पास कोई रास्ता है, वो संकीर्ण किस्म के इंसान हैं, उन्हें अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर सबसे बड़ी वजह जो दीपक जी ने भी कहा था कि इजराइल कहीं भी नहीं चाहता है कि इस जंग के अंदर समझौता हो, और इजराइल के साथ कुछ गल्फ कंट्रीज के अंदर भी उनके मफाद है कि ईरान कमजोर। तो ये जो जीसीसी का चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। माजरत चाहूँगा क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपको बता दें कि आज की इस खास डिबेट में हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर साहब थे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रिटायर्ड कर्नल दीपक कुमार साहब थे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और इकबाल ममदानी साहब थे फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। और बात हो रही थी इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग की, क्योंकि अब ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी वो अब करीब नज़र आती है। 8 बजे का वक्त उन्होंने दिया था कि अगर उससे पहले तक हार्मुज को नहीं खोला गया या ईरान मुज़ाकरात या जंगबंदी के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा, ज़मीनी कार्रवाई करेगा, वहाँ के पुलों को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ के पेट्रोकेमिकल्स को निशाना बनाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आइंदा के चंद घंटों में क्या होगा, क्योंकि आइंदा के चंद घंटे खासकर मशरक़ी वस्ता के लिए ख़तरनाक है। तो दूसरी तरफ से ईरान ने अपने मुतालबात रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हार्मुज से जंगी जहाज़ गुजरेगा उस पर जुर्माना लगेगा, साथ ही साथ उन्हें मुस्तकिल ज़मानत चाहिए कि ईरान पर कभी हमला नहीं होगा। इस तरीके के इन्होंने शराइत रखे हैं कि उसके बाद ही जंगबंदी जो है वो मुमकिन है। दूसरा, उन्होंने जो इत्तेहादी ममालिक है अमेरिका के या जहाँ पर अमेरिका के एयरबेसेस हैं उनको भी वार्निंग दी है कि अब उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ भी हमला होगा अगर वो इससे बाज ना आए। तो देखने वाली बात ये होगी कि आइंदा के चंद घंटों में क्या कुछ होगा। और अबनाए हार्मुज पर जो लगातार कशीदगी हम देख रहे हैं उससे पूरी दुनिया में अब मनफी असरात पड़ रहे हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका क्या करेगा या डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, क्योंकि डेडलाइन ख़त्म हो रही है और अब आइंदा के चंद घंटे नहायत ही अहम और नहायत ही ख़तरनाक होंगे, जो मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे कि मुस्तकबिल में क्या ये जंग ख़त्म होगी या मज़ीद बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आइंदा के चंद घंटों में इसका फैसला होगा। फिलहाल आज की इस खास डिबेट में हमारे साथ इतना ही। ज़ुहूर ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।